Hello everyone. Today I'm going to talk about the process of decolonization, which is a theory suggested by the Algerian writer Frantz Fanon. When we look at the process of decolonization, we have to see that what colonization is, which is actually the control of the land, resources, economy, culture, and all the affairs of a community by another community. Here, the book The Wretched of the Earth served as the handbook of political leaders faced with decolonization. तो ये जो प्रोसेस है डीकोलोनाइजेशन का, जिसमें आप कॉलोनियल रूल को, नौआबादियाती निज़ाम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उससे यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, यू हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जिसमें आपने कॉलोनियल रूल को डिस्ट्रॉय करना है और डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है. डीकोलोनाइजेशन इज not simply the removal of the colonial structures, but especially the destruction of colonial legacies in the minds of formerly colonized people. ना सिर्फ आपने कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना है, लेकिन उसके साथ जितनी भी कॉलोनियल लेगेसीज हैं, कॉलोनियल विरासत है, उसको भी आपने अलहदा करना होगा, जिसमें आपने साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ कॉलोनियलिज्म देखनी है, जिसको आपने कॉलोनियलिज्म को एंड करना है. पहले कॉलोनाइज्ड मस्ट सी द मिथ दैट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन देम, कि उस मिथ को देखेंगे, उस कहानी को देखेंगे, वो स्टोरी जो उन्हें फीड की गई है उसको पहले समझना पड़ेगा. जैसा कि एशियन में या ब्लैक्स के यहाँ ये एक रिवायत रही है कि जो ब्लैक हैं वो, या ब्राउन कलर के लोग हैं वो, या येलो कलर के लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, कमतर हैं एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ द वाइट बैकग्राउंड. सो आपने कॉलोनियल के यहाँ मेंटेलिटी एक जो पाई जाती है कि ईस्ट जो है वो कमतर है या वेस्ट बहुत सुपीरियर है, इस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना होगा, क्योंकि सारे के सारे इंसान बराबरी का हक रखते हैं. तो कॉलोनियलिज्म इज बेस्ड ऑन वायलेंस, डी कॉलोनियलिज्म मस्ट इन्वॉल्व वायलेंस एज वेल. चूँकि कॉलोनियलिज्म शिद्दत पसंदी की वजह से परवान चढ़ा, इसी वजह से जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है, फिनॉन भी ये यकीन रखता है उसके अंदर भी वायलेंस आएगा, तभी ये जो है ना वो प्रोसेस रिमूव होगा. सो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन के बारे में उसका जो एक फेमस कोट है, लेट्स रीड इट. एंड इट इज़ क्लियर दैट द colonial countries, द पीजेंट्स अलोन आर रेवोल्यूशनरीज. कि कॉलोनियल कंट्रीज के अंदर जो पीजेंट्स है, जो लोअर क्लासेस होते हैं, वो रेवोल्यूशनरी क्लासेस होते हैं. फॉर दे हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि उनने कोई नुकसान नहीं है किसी तरह का, एंड एवरीथिंग टू गेन, और हर तरह से वो गेन करने को तैयार हैं. स्टार्विंग पीजेंट्स जो स्टार्विंग कर रहे होते हैं, जो भूखे मर रहे होते हैं, आउटसाइड द क्लास सिस्टम इज द फर्स्ट अमंग द एक्सप्लॉयटेड, कि वो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, और उनके पास एक जो रास्ता बचता है वो वायलेंस का है, जिससे उनको रिवॉर्ड मिल सकता है. क्योंकि वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ ये लोग नहीं करते, कोई पॉसिबल जो है ना कमिंग टू टर्म्स नहीं होते, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी गुर्बत में होते हैं, इन्हें खोने के लिए कुछ नहीं होता. और फिर डीकोलोनाइजेशन इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि ये वो एक है कि आप में जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी वो उतना ही इस प्रोसेस से गेन कर लेगा. सो ओवरऑल इन दिस particular quotation, the writer is of the view that the peasantry class should take its upper hand for initiating the process of decolonization, and this class has nothing to lose. Rather, this is the class which has maximum gain it, maximum they can survive out of it, because they are not going to compromise on the terms of colonial empire. Rather, they are going to gain many things out of that particular situation. सो अगर हम वायलेंस का देखें तो फिनॉन ऑफर्स अ रॉ
डिपिक्शन ऑफ बोथ colonizers एंड द colonized, कि दोनों की एक वो रॉ किस्म की डिस्क्रिप्शन देता है, डिस्क्राइबिंग colonialism एज अ सोर्स ऑफ वायलेंस रादर देन रिएक्टिंग वायलेंटली अगेंस्ट रेजिस्टर्स विच हैड बीन द कॉमन व्यू, कि आपने यहाँ पर वायलेंस का सहारा लेना है colonialism को, जिस तरीके से colonial वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से आपने डी कलोनल होने के लिए भी वायलेंस का इस्तेमाल करना है, जैसा कि टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। सो अंडर कॉलोनियलिज्म वायलेंस इज एटमॉस्फेरिक इनएस्केपेबल। कॉलोनियलिज्म के रूल के अंदर वायलेंस ने आना ही आना है, चूंकि उनका कंट्रोल जो होगा मैसेस का, लोगों का, अवाम का, वो कंट्रोल जो कॉलोनियल मास्टर्स ने करना है वो शिद्दत के थ्रू ही करना है, वो रूल्स रेगुलेशन के थ्रू करना है, वो सख्ती के थ्रू करना है। Finance shows how the violence of colonization both breeds and constrains violence within the colonized, कि किस तरीके से वो वायलेंस उनको रिजल्ट देती है, साइमल्टेनियसली इनेबलिंग देयर colonization, और colonization के प्रोसेस को पक्का करती है, एंड प्रोवाइडिंग द वेरी पावर थ्रू विच दी colonized might liberate themselves, कि उसी तरीके से colonized भी अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं जिस तरीके से उन्हें colonize किया गया था, उसी तरीके से प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन भी स्टार्ट होगा। सो सच लिबरेशन इज ओनली पॉसिबल ही क्लेम्स थ्रू रेवोल्यूशनरी वायलेंस, कि वो इनकलाबी शिद्दत पसंदी से ही, इस तरह की वायलेंस से ही ये वाली लिबरेशन मुमकिन है, अदरवाइज ऐसी लिबरेशन मुमकिन नहीं होगी। सो कॉलोनियलिज्म इज बिल्ट ऑन फोर्स, क्योंकि जब कॉलोनियलिज्म को अगर आप स्टडी करें तो वो भी ताकत के ऊपर ही बिल्ड होता है। वायलेंस कहता है ब्यूरोक्रेटाइज्ड होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होते हैं, बाबू इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, क्लिनिकल होती है, इंस्ट्रूमेंटल होती है, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। तो इसके अंदर फिर बैरिक्स का यूज़ किया जाता है, स्टेट एजेंसीज का यूज़ किया जाता है, पुलिस स्टेशन का यूज़ किया जाता है। और अगर आप कॉलोनीज को देखें तो पुलिसमैन एंड द सोल्जर्स आर द ऑफिशियल इंस्टीट्यूटेड गो बिटवीन द स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेटलर एंड द रूल ऑफ ऑपरेशन, कि ये सेटलर और जो है ना आपके रूल ऑफ ऑपरेशन को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही इन्हीं इदारे और इन्हीं लोगों का होता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल सिस्टम सर्व्स टू क्रिएट द ग्राउंड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ सबमिशन and of inhibition which lightens task of policing considerably। so वहाँ पे एजुकेशन को भी कैपिटलिज्म के अंदर देखा जाता है कि किस तरीके से वो एक रोल प्ले करते हैं अपना कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को, या एरिस्टोक्रेसी के प्रोसेस को, या फिर एलिटिज्म को प्रोटेक्ट करने में। तो ऐसी तालीम दी जाती है जिससे अमीरों का भला हो और गरीब गरीब तर रहे। स्लेव्स कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर स्लेव्स and the elites keep on producing more elites, according to Karl Marx. So in colonial countries, by contrast, policemen and soldiers, by their immediate presence and the frequent and the direct action, maintain contact with the native using the language of pure force। तो colonial countries के अंदर जो एक ताकत की ज़बान है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे colonial countries, तो वहाँ पर गालम गलोच बहुत आम होगी, वहाँ पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, वहाँ पे शिद्दत का इस्तेमाल किया जाता है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, डंडा सोटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इस तरह का ताकत का इस्तेमाल होगा तो वो जो कंट्री के लोग हैं वो बेचारे महसूर होके रह जाएंगे। तो इसी तरीके से कॉलोनियल के यहाँ हमें एग्जाम्पल्स भी मिलती हैं। तो इंटरमीडियरी डज नॉट लाइटन द ऑपरेशन नॉट सीक to hide the domination. He shows them up and puts them into practice with the clear conscience of an upholder of the peace. Yet he is the bringer of violence into the home and into the mind of the native। कि ये जो इंटरमीडिएट है, जो सोल्जर है या पुलिसमैन है या किसी और इदारे का एहलकार है जो कॉलोनियल के अंडर कंट्रोल में है, तो यही बंदा होता है जो वायलेंस को घर में लेकर आ रहा होता है और लोगों के जहनी गुलाम बनाने में भी इस अपना रोल प्ले कर रहा होता है। सो नेशनल कल्चर के बारे में फिनांस की क्रिटिक है कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म आल्सो डेवलप्स द कन्वर्सेशन, कहता है कि एरियाज एंड सच एज द मेंटल हेल्थ, और फिर इसको देखा जाता है रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को देखा जाता है। फिनान एक्सप्लेन्स इन ग्रेट डिटेल द रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स एंड द शुड look at the lumper proletariat
फॉर द फोर्स नीडेड टू एक्सपेल द कॉलोनियल, कि आपको प्रोलिटेरिएट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोलिटेरिएट जो है ना वो बुर्जुआजी के अगेंस्ट क्लास होती है। वो क्लास होती है जो गरीब गुरबों की क्लास है, जो वर्कर्स की क्लास है। बुर्जुआजी जो है वो इलीट क्लास को कहते हैं। सो लेम्पर प्रोलिटेरिएट इन ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थीरीज आर कंसिडर्ड द लोवेस्ट मोस्ट डिग्रेडेड स्ट्रेटम ऑफ द प्रोलिटेरिएट, कि ये सबसे निचले दर्जे के और बिल्कुल लोवेस्ट लेवल के लोग होते हैं। स्पेशली क्रिमिनल्स होते हैं, वेग्रेंट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, हु लॉग क्लास कॉन्शियसनेस, कि वो क्लास कॉन्शियसनेस से बिल्कुल ही लोअर स्टेटम में जाके उनको फॉल करते हैं। फैनन यूजेस द टर्म टू रेफर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये किसी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। रादर ये आउटसाइड द सिटीज जो है ना दे live and they survive on their own because they belong to a peasantry class. So he argues that only this group, unlike the industrial proletariat, has sufficient independence from the colonists to successfully make a revolution against them. ये सिर्फ यही क्लास है, ये अगर देखा जाए तो वो फिर क्या कर सकती है, इनकलाब ला सकती है। उसके अगेंस्ट जो है ना जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो तो बेचारे दिहाड़ीदार मुलाजिम होते हैं, वो दे डोंट हैव द काइंड ऑफ द पावर टू ओवरथ्रो द एम्पायर बिकॉज दे आर इन अ वे अ काइंड ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एम्पायर। तो फिनॉन फिर यहाँ पर क्या करता है कि नेशनल कल्चर की तरफ हमें वापस लेकर आता है। कहता है कि जो है ना द नीड फॉर colonized intellectuals to foster a national culture, कि एक नेशनल कल्चर की तरफ भी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है जो डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम द डोमिनेंट कॉलोनियल कल्चर, के ऊपर वाला कॉलोनियल डोमिनेंट पावरफुल कल्चर से मुख्तलिफ होगा। वन दैट रिफ्लेक्ट्स द स्पेसिफिक नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, के जो लोगों की ज़रूरियात को रिफ्लेक्ट करता है और उनकी एस्पिरेशंस भी, ख्वाहिशात को भी। So he argues that the colonized intellectuals must resist the temptation to simply imitate the colonial culture and instead create a new cultural identity that is rooted in their own history and experience, कि अपने हिस्ट्री और अपने एक्सपीरियंस के अंदर जब वो अपनी ही तारीख को पढ़ेंगे और अपने तजर्बात को देखेंगे तो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। फैनन सजेस्ट दैट द नेशनल कल्चर कैन बी अ पावरफुल टूल ऑफ यूनाइटिंग पीपल एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक जो है ना अगर आप इमेजिन्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं, पैट्रियाटिज्म आपके अंदर अलाइव है, तो फिर आप उस नेशनल कल्चर को आप देख सकते हैं, क्योंकि यही कल्चर है वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा कॉलोनियलिज्म को और ये नई सोसाइटी को भी बिल्ड करने में कामयाब हो जाएगा। सो रोल ऑफ जो है ना कॉलोनाइज्ड इंटेलेक्चुअल हम देखते हैं वो क्या है। फैनन यूजेस द इंटेलेक्चुअल एज हैविंग क्रूशियल रोल इन डिकोलोनाइजेशन, अर्जिंग देम टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेशन एंड द वर्क टूवर्ड्स लिबरेशन, कि वो उनको कन्विंस करता है कि आप लोगों ने भी इससे निकलना है और आप लोगों ने ही अपना ऑपरेशन का तोड़ करना है और लिबरेशन की तरफ जाना है। ये लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही हो सकते हैं। ही आर्ग्यूज दैट द कोलोनाइज्ड इंटेलेक्चुअल मस्ट मूव बियॉन्ड देयर इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड एम्ब्रेस द कलेक्टिव नीड्स ऑफ देयर पीपल, कि वो उसने कलेक्टिव नीड्स ज़रूरत की तरफ आना है और अपने इंडिविजुअल फवाइद से, ख्वाहिशात से ऊपर उठना पड़ेगा। फैनॉन एम्फेसाइजेस दैट the colonized intellectual must resist the temptation to become a part of the colonized system and instead work towards creating a new society that is based on justice and equality, कि वो justice और equality के ऊपर जब वो यकीन रखेंगे तो तभी वो बेस कर सकेंगे। सो यहाँ पर स्ट्रेटजीज जो मुख्तलिफ इस्तेमाल की जा सकती हैं वो सबसे पहले ही है क्या है कि आप प्रायोरिटाइज करें नेशनल लिबरेशन को। इंटेलेक्चुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिबरेशन ऑफ देयर नेशन की तरफ मूव करें, कन्विंस हों और लोगों को भी कन्विंस करना शुरू करें। दूसरा क्या है, वर्क विद द पीपल, के लोगों के साथ काम करें। इंटेलेक्चुअल्स कनेक्टिंग विद द पीपल एंड देयर नीड्स, लोगों की ज़रूरियात को समझें, उनके मसाइल को समझें और उनके रिसोर्सेज को समझें और रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलिटी की तरफ ले जाकर कैसे लिबरेट किया जा सकता है लोगों को। फिर लीड द स्ट्रगल, स्ट्रगल को लीड करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स का काम है, ये स्कॉलर्स का काम है, ये इंटेलिजेंसिया का काम है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है कि वो स्ट्रगल को लीड करें, क्योंकि ये लोग जो है ना डायरेक्शन इनकी क्लियर होगी,
इनको अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी फ्रीडम आ सकती है। तो मैसेज को लीड करना पड़ता है, पीपल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉलोनियलिज्म एंड फाइट अगेंस्ट इट, के उसके खिलाफ लड़ें। फिर रिजेक्ट कॉलोनियल आइडियोलॉजी, कॉलोनियल आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट करें जिसमें बाइनरी अपोजिशन है, जिसके अंदर आप देखेंगे कॉलोनियल सुप्रीमेसी है या कॉलोनाइज की इंफीरियरिटी है। कॉलोनियल का इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझना और कॉलोनाइज का अपने आप को वाइल्ड और अनसिविलाइज समझना। सो इन आइडियोलॉजीज को आपको समझना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, सोशल स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। जो जो तब्दीलियां सोशल स्ट्रक्चर में कॉलोनियल ने की हैं उन्हीं सोशल स्ट्रक्चर में रिजेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ नावल्स के अंदर, जिस तरीके से आप पैसेज टू इंडिया में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे वायलेंस या आइडियोलॉजिकली किस तरीके से इंडियंस को या मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया गया था। इसी तरीके से थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनवा अचीबी के अंदर देखें किस तरीके से उन्होंने कल्चर को मिनिमाइज किया, उनके रिलीजन्स को, जो अफ्रीकन्स के रिलीजन को उन्होंने कमतर समझा और प्रोपोगेट भी किया। सो एम्फेसाइज वायलेंस एज अ टूल फॉर लिबरेशन, कि वायलेंस को समझें और उसको टूल फॉर लिबरेशन बनाएं आप। यहाँ पर वो आखिर में क्या कहता है, एक कोटेशन जो फेनान की है उसके अंदर वो रेचिड ऑफ द अर्थ में क्या कहता है, फॉर अ कॉलोनाइज्ड पीपल द मोस्ट एसेंशियल वैल्यू because the most concrete is first and foremost the land, and the land which will bring them bread and above all dignity, के अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे फिसल जाओगे। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपकी ज़मीन है, वो लैंड है जो आपको ब्रेड भी देगी, आपको ज़िंदा भी रखेगी और आपको डिग्निटी भी देगी, आपको इज्जत भी देगी और आपको शऊर भी देगी। तो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी मिट्टी से वफा और उसकी ऑनरशिप होगी तो आप कामयाब होंगे अपनी फ्रीडम हासिल करने में। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन let me know through the comment section. Stay happy, stay blessed, and make others happy. Bye bye. Take care.